Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Captain Dr. Bhupinder, professor at and associate NCC officer at Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. और आज मैं सेकंड पार्ट शूट करने जा रहा हूँ अपने न्यू सीरीज का जो है कंपनी लॉ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट और द कॉर्पोरेट विल और अदर टू और लिमिटेड लाइबिलिटी और द प्रायोरिटी ऑफ द अनसिक्योर क्रेडिटर द सिक्योर क्रेडिटर्स में किसको प्रायोरिटी मिलेगी उसके रिगार्डिंग जो रूल था वो पार्ट वन में मैंने कवर अप किया था, जिसमें सोलेमन वर्सेस ए सोलेमन कंपनी लिमिटेड केस को डिस्कस किया था, जिसकी जिसकी जजमेंट आई थी 1897 में ब्रिटेन में, और वो आज भी रेलिवेंट है इंडियन जुडिशरी में थ्रू आउट द वर्ल्ड में। आज उसी कंसेप्ट को मैं एक्सटेंड करते हुए सेकंड टॉपिक जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका टॉपिक का नाम जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट बिल। जो पार्ट वन ऑफ द स्टडीज में मैंने डिस्कस किया था आपकी कंपनी लॉ में, उसमें क्या डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट और दी मैनेजमेंट के बीच में या शेयर होल्डर के बीच में एक कॉर्पोरेट विल होती है। लॉस अगर कंपनी का है तो कंपनी का लॉस माना जाएगा, वो पार्टनर्स का लॉस या शेयर होल्डर्स का लॉस नहीं माना जाएगा। और जितने भी डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, अगर वो विद इन दी एमओए एओए के अपने जुरिडिक्शंस के बीच में डिसीजन लेते हैं, अगर कुछ लॉस होता है वो कंपनी का लॉस माना जाएगा, द पर्सन हु टेक द डिसीजन उनका लॉस नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट विल डॉक्ट्रिन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का पर्पस क्या है, इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट बिल। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें कि मैनेजमेंट या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर के बीच में और कंपनी के बीच में कोई भी कॉर्पोरेट लिफ्ट नहीं मानी जाएगी, वो सारे एक माने जाएंगे। अगर कुछ लॉस होगा तो वो डायरेक्टर्स का, जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, उनका लॉस माना जाएगा, वो कंपनी का लॉस नहीं माना जाएगा। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है सिचुएशंस को। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें स्टैचुटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर उसको वायलेट करते हो तो उस केस में कॉर्पोरेट बिल को उठा लिया जाएगा, और जो पर्सन ने डिसीजन गलत डिसीजन लिया है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उस केस में। और सेकंड कैटेगरी हमने डिस्कस करनी है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की। तो सिक्स केसेस हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो छह सिचुएशन हम स्टडी करने जा रहे हैं जो स्टैचुटरी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में। जैसे यहाँ पे देखिए, मिनिमम मेंबरशिप वायलेशंस, हमें ये पता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो भी डिसीजन ले रहा होगा, उस वायलेट कर रहा होगा उसको, उसकी वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, उसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उस केस में वो लॉस उस पर्सन का लॉस होगा जिसको ये पता है कि ये प्रोविजन फुलफिल नहीं हो रही है, फिर भी वो डिसीजन ले रहा है, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। क्योंकि लॉ में प्रोविजन है 6 मंथ तक को आपको वो जो वैकेंसी है उसको फिल अप करना है। अगर 6 मंथ तक आप फिलफिल नहीं करते तो पर्सनल लाइबल होंगे, अगर फिर भी आप डिसीजन ले रहे हैं। उस तरह से प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो सेक्शन 34-35 क्रिमिनल लाइबिलिटी डायरेक्टर प्रमोटर के ऊपर डाल देगा कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सेक्शन 39 कंबाइंड विद द सेबीज गाइडलाइन है, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं हुआ है तो आपको वो एप्लीकेशन मनी वापस करनी है, अगर नहीं करोगे तो आप पर्सनल लाइबल हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और होल्डिंग एंड सब्सिडी रिलेशनशिप है, सेक्शन 129 क्या कहता है। वैसे तो हमें पता है कि होल्डिंग कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और सब्सिडरी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी है। दोनों को अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, पब्लिश करनी है, अपने शेयर होल्डर्स को बताने हैं, एजीएम करनी है।
बट सेक्शन 2129 क्या कहता है कि जितनी भी होल्डिंग कंपनी है उनको अपनी सभी सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंसोलिडेट करना है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसको प्रेजेंट करनी है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो वो सबको एक माना जाएगा उस सिचुएशन में। दिस इज द सेक्शन 129 की रिक्वायरमेंट है कंपनी एक्ट 2013 की। रीड विद शेड्यूल 3। नेक्स्ट है सेक्शन 216 का है। ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने के लिए, किसी भी कंपनी के अंदर इंटरफेयर करके देख सकता है कि हु इज द पर्सन एक्चुअली कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ द बिजनेस टू मेक दैट पर्सन अकाउंटेबल। तो ये अलाउ करता है कि कॉर्पोरेट बिल को उठाना चाहे तो गवर्नमेंट उठा सकती है इस प्रोविजन को यूज करके। नेक्स्ट है सेक्शन 1339 है। टर्मिनल को इनेबल करती है, ऑथराइज करती है कि वो किसी डायरेक्टर को, ऑफिशियल को वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल हैं उनके किसी गलत डिसीजन के लिए। कंपनी विल नॉट टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर रॉन्ग डिसीजन। तो ये हमने सिचुएशन डिस्कस करें स्टैचुटरी सिचुएशंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस डिटरमिंग, जिसमें हम देखें कॉर्पोरेट बिल को उठाना है कि नहीं उठाना है, जुडिशरी इसको किस तरह से लेती है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस है डेलमर वर्सेस डेलमर कंपनी लिमिटेड कंटिन्यूम टायर रबर कंपनी लिमिटेड 1916 का केस है। टाइम कम है क्योंकि मैं फ्री वर्जन यहाँ पे रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 मिनट के अंदर वीडियो वाइंड अप करनी होती है। तो मैं इस केस स्टडी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी केस स्टडीज सारी मैंने यहाँ पे पब्लिक शो कर दी है, आप इनको एक बार रीड कर लीजिए, आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। चलो इस केस को पढ़ते हैं क्या हुआ था। ये कंटिनेंटल टायर लिमिटेड रबर कंपनी जो है ये ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? ब्रिटेन में था। तो ब्रिटेन में अगर कंपनी का रजिस्टर है तो इसका मतलब ब्रिटेन का ब्रिटिश कंपनी मानी जाएगी। और ये क्या काम करते थे? ये अभी भी काम करते हैं, उस समय भी काम करते थे, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे। और जितना भी टायर मैन्युफैक्चरिंग करते थे ब्रिटेन में थ्रू द डेलमर कंपनी लिमिटेड को उन्होंने अपना पार्टनर बना रखा था, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा था। द डेलिमर इनके टायर को थ्रू आउट द ब्रिटेन में सेल करता था। तो ये सारा बिजनेस उनका चल रहा था। पर प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई जब वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर होने के बाद कंटिनेंटल टायर ने डेलमर को बोला कि हमने आपसे इतने पैसे लेने हैं, हमने आपको इतनी सप्लाई करी थी, आप हमें पेमेंट करिए। डेलमर ने पेमेंट देने से मना कर दिया। उसकी क्या प्ली थी, उसने क्यों मना किया? तो कोर्ट में जब केस किया तो उसने कोर्ट में ये बताया कोर्ट जुडिशरी को कि सर, बेशक ये जो कंटिन्यू टायर रबर कंपनी लिमिटेड है ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है, ब्रिटेन कंपनी है, पर जितने भी इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे जर्मन हैं। तो आज की डेट में हमारी जर्मन से वॉर डिक्लेयर है। अगर मैं इस कंपनी को पैसा देता हूँ तो ये माना जाएगा कि पैसा जर्मन में जा रहा है, और वो हमारी एनिमी कंट्री है, तो पैसा वो हमारे ऊपर ही यूज़ करेंगे, हमको डिसऑर्ड करने के लिए, हमारे ऊपर एनिमेशंस फेंकने के लिए। तो कोर्ट ने फिर कॉर्पोरेट बिल को उठाया और यहाँ पे देखा कि बेशक कंपनी ब्रिटिश की है पर उसके जो मैनेजमेंट है वो पूरे का पूरा ब्रिटिश उसका जर्मन का है, और जर्मन से उस समय वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। तो कोर्ट ने डेलमर की फेवर में जजमेंट दी है कि जब तक वॉर सेटल नहीं हो जाती है तब तक आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द क्लासिकल केस है जिसमें हमें ये पता चलता है कोर्ट अगर चाहे तो इंटरफेयर करके ये दे सकते हैं मैनेजमेंट और दी कॉर्पोरेट है उसके बीच में, जो हमने कॉर्पोरेट बिल के जो उनको बेनिफिट दिया है उसको कब अपलिफ्ट किया जाएगा। उसी तरह से टाइम शॉर्ट के कारण और भी कुछ केसेस हैं, जैसे ये गिलफोर्ड मोटर का केस है, डीडीएन स्कीपर प्राइवेट लिमिटेड का केस है, उसके वर्क एंड वर्कमैन डबल एसोसिएशन का केस है। उसके बाद यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लीगल और इमर्जिंग स्कैनरियोस का केस है। उसके बाद मेन हम इसमें कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन में हम ये करेंगे तो इस डॉक्ट्रिन को बनाया क्यों है, डॉक्ट्रिन ऑफ अपलिफ्टमेंट को हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो उसके 3 ही कारण है। नंबर 1 है प्रिवेंटिंग द मिसयूज। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पर्सन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को यूज करे फ्रॉड करने के लिए,
इवेजन करने के लिए, अनलॉफुल पर्पस के लिए। तो अगर कोई कॉर्पोरेट में हाइड होके किस मिस यूज करना चाहता है उस स्ट्रक्चर को, तो कोर्ट कैन मेक दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल हु हैज टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन. Statutory safeguard implementing the measure under the Company Act and SABIS, etc., combining the protect in public interest and justice. तो इन रीजन के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल बना हुआ है. होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. मेन इसका पर्पस यही है कि इस टॉपिक से जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है उसको तो हम समझ चुके हैं. अब कुछ वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इस जो सेपरेशंस नहीं माना जाएगा, वो इस डॉक्ट्रिन से हमें पता चलेगा. जब भी हम कुछ गलतियां करेंगे तो कोर्ट इंटरफेयर करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स. जय हिंद, जय भारत.